हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ये होप करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, कल मैंने एक टास्क दिया था एसडीआई इंडेक्स के रिलेटेड, तो किसी ने सर्च करके देखा था या नहीं देखा था? मुझे तो लगता है नहीं देखा था, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मत देखो। देखना तो खुद के लिए है, खुद के नॉलेज के लिए था। मैंने तो अपने लिए कहा भी नहीं था। तो दैट्स इट। और जो भी हो, तो मैं आज अपना जो 5वां लेक्चर, जो मेरा चौथा लेक्चर है सॉरी, मैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ। अब आप लोग कास्ट करोगे नहीं करोगे उसके भरोसे तो मैं बैठ नहीं सकती। मुझे तो अपना काम का जो काम है वो तो मुझे करना नहीं है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करोगे या नहीं करोगे। चलो कोई बात नहीं। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सबसे पहला क्या बात होता है, ये देखो मैंने बनाया ये ऐसे इंडेक्स बना के मैंने तुम लोगों को बनाने के लिए कहा था एसडीआई इंडेक्स को, कि वेरी हाई में क्या आएंगे, मीडियम्स में क्या आएंगे। तुम लोगों ने बताया नहीं। मैंने तो ये दोनों किया। मैंने सोचा लो और हाई का शायद तुम लोग बना दोगे, है ना। तुम लोग कम से कम कमेंट्स में बता दोगे। ये भी करने में तुम लोगों को वक्त नहीं मिला, कोई बात नहीं, मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है करने का। चलो देखो, अब मैं बता रही हूँ कि व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़। देखो, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का 2 टाइप। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हम लोगों का क्या, एक होता है ये, देखो 4 पार्ट में डिवाइड है ये होता है हम लोगों का क्या, फर्स्ट होता है प्राइमरी, ये होता है सेकेंडरी, ये होता है टर्शियरी, और ये होता है क्वार्टरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप माने जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहला है ये एक्टिविटी। व्हाट इज दिस? प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे लोग इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, परिवेश। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से इन्हें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। अब उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद सेकेंडरी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद टर्शियरी सर्विस में क्या क्या आता है, कुछ सर्विस आएंगे आपके, जैसे एग्जाम्पल एडुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे आपके कहाँ पे आ जाएंगे, टर्शियरी में आ जाएंगे। क्वार्टरनरी सर्विस में हम रिसर्च आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, रिसर्च आउटसोर्सिंग होता है। मेरा हैंडराइटिंग दिख रहा है ना, रिसर्च आउटसोर्सिंग, ठीक है। जैसे केपीओ, बीपीओ, ठीक है, बीपीओ, ठीक है। ये क्या है कि हाई प्रोफेशनल जॉब्स इसके अंदर आएंगे। क्या आएंगे? हाई प्रोफेशनल जॉब्स, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का टाइप है। अब ये प्राइमरी के अंदर आता है हंटिंग और गैदरिंग। तो चलो आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं हंटिंग गैदरिंग से। हंटिंग में क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि पहले के आदि मानव ज़्यादा क्या निर्भर करते थे, अपनी इमीडिएट इन्वायरमेंट के ऊपर, अपने सस्टेनेंस के लिए।
जो लोग वो हंट करते हैं, जो एडिबल प्लांट्स वो गैदर करते हैं फॉरेस्ट से विकिनिटी में, ओके। प्रिमिटिव सोसाइटी जो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, सीधे सीधे कच्चे चीज़ को वो जुगाड़ कर लेते थे, उसकी को गैदर कर लेते थे। बहुत सारे स्पीसीज तो आजकल इसके वजह से विलुप्त हो जा रहे हैं हंटिंग गैदरिंग के चलते, ठीक है। तो जितने प्रिमिटिव स्टोन यूज़ हुए थे, स्टोन, ट्विग, एरो के हेल्प से ये लोग जानवर का शिकार करते थे। गैदरिंग तो बहुत पुराना है, बहुत पुराने सदी से चला आ रहा है। इसमें प्लांट्स एनिमल्स को एक्सट्रैक्ट करने का बात भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हम कहते हैं कि इस तरह के एक्टिविटी जनरली क्या है, इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है कैपिटल की, और ये बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में ऑपरेट भी करता है। ये बहुत लो है और इसमें है ना, मतलब इसका प्रोडक्शन इतना लो होता है कि यहाँ पे कोई सरप्लस प्रोडक्शन होते भी नहीं है। अच्छा, अब ये देखो मैप, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, जैसे नॉर्दर्न कनाडा है ना, नॉर्दर्न यूरेशिया, यहाँ पे गैदरिंग प्रैक्टिस किए जाते हैं। ये हुआ हम लोगों का ब्राज़ील का पार्ट, अमेज़न बेसिन का, है ना। अफ्रीका में ट्रॉपिकल अफ्रीका भी आ जाएगा, पापुआ न्यू गिनी आएगा। तो ये जो पोर्शन है हम लोगों का, ये यहाँ पे दिखाता है कि किस तरह से सबसिस्टेंस गैदरिंग यहाँ पे हुआ है। तो ये गैदरिंग का एरियाज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अभी हम लोग बात करें जैसे पैस्टोरलिज्म क्या होता है, लोग अपने आवारा पशुओं के साथ, ठीक है, ये लोग स्थायी नहीं होते, अपने पशुओं के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट करते हैं, फेवरेबल वेदर को खोजते हैं, एनिमल्स से हमेशा सीजनल मूवमेंट ये करते हैं, ठीक है। जोग्राफिकल फैक्टर या कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है किसी चीज़ के वजह से, तो उसके लिए भी ये जो सबसिस्टेंस के लेवल्स में या कमर्शियल लेवल में हम इस चीज़ को करते रहते हैं। नोमैडिक हर्डिंग भी कुछ इस तरह का चीज़ है। अभी देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग। अच्छा, हमारे इंडिया में बेटर एग्जाम्पल मिलेगा कहाँ पे, गुज्जर, है ना, गुज्जर बकरवाल्स, गड्डी, भोटिया, ये क्या करते हैं, प्लेन से माउंटेन में माइग्रेट करते हैं समर के टाइम पे, और हाई एल्टीट्यूड पैस्चर से विंटर में माइग्रेट करते हैं। टंड्रा रीजन में नोमैडिक मर्डर साउथ टू नॉर्थ समर में और नॉर्थ टू साउथ विंटर में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब जो नंबर ऑफ पैस्टोरल नोमैड्स घट रहे हैं और उनसे ऑक्यूपाई किया गया एरिया भी कम हो रहा है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज अपने सेटलमेंट प्लान्स को बना रही है। जो आउटलाइंग एरिया होती है उसमें जो राजनीतिक बाउंड्री का इम्पोजिशन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी देखो कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग, इसमें क्या है ना, इसमें जो हमारी क्या होता है ना कि लिव स्टॉक रियरिंग में रैंचिंग, ओके, मतलब जो कैपिटल इंटेंसिव होता है, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। इसमें वेस्टर्न कल्चर्स परमानेंट रैंचेस में प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें बड़े बड़े एरियाज को हम कवर करते हैं, इनको पार्सल में हम डिवाइड करते हैं, जिसको फेंस किया जाता है ताकि ग्रेजिंग को भी रेगुलेट किया जा सके। एक पार्सल के ग्रास को जब हमने ग्रेस कर लिया तो जानवर क्या हुए, दूसरे पार्सल में चले गए। उस पैस्चर के कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही पैस्चर में जो एनिमल्स का नंबर है वो रखा जाता है, ठीक है। अब ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, मतलब ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एनिमल को हम रियर करते हैं। अलग अलग एनिमल्स में शीप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस ये आपको मिलेंगे। मीट, वूल, हाइड, स्किन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। ये जितने प्रोडक्ट्स हैं, मीट, वूल, हाइड, स्किन, ये सारे प्रोसेस होके पैक होते हैं साइंटिफिकली, फिर ये वर्ल्ड मार्केट्स के पास एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एनिमल्स के रियरिंग रैंचिंग में
साइंटिफिक बेसिस के तौर पर होता है, ठीक है, साइंटिफिक बेसिस के तौर पर होता है, बहुत मैकेनाइज्ड वे में। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होती है, डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है इस तरह के ब्रांचिंग में। एक्चुअली न्यूजीलैंड में ऐसे चीज़ें होंगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये है ना, ये न्यूजीलैंड, इधर ऑस्ट्रेलिया में, नीचे जो सदर्न पार्ट्स है अफ्रीका का, ये मिड जो एशिया है ना, रशिया का कुछ पार्ट्स, ये हो गया हम लोगों का अर्जेंटीना, पंपास, थोड़ा सा ब्राज़ील के नीचे वाला पोर्शन जो है, और इधर है हम लोगों का क्या, इधर क्या है, ये हम लोगों का नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पोर्शन, मतलब जो यूएसए का वेस्टर्न पोर्शन है, कैलिफोर्निया अलास्का के साइड में। ओके, तो ये होता है हम लोगों का, ये पूरा लोकेशन है किस चीज़ का, कमर्शियल लिवस्टॉक रैंचिंग में। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में तो ये पता चल गया कि अमेज़न बेसिन का पार्ट भी है, यहाँ पे कॉन्गो बेसिन वगैरह नीचे का जो पोर्शन है वो भी आता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं, अफ्रीका का मिड पोर्शन, यहाँ पे कुछ ईस्ट एशिया का पार्ट आ गया, इधर पपुआ न्यू गिनिया भी है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सारे जितने भी हैं सब कोई अपने अपने प्रैक्टिसेस में जो कृषि है वो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एरियाज ऑफ द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो अभी कृषि में क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव कहाँ कहाँ होता है ये सुन लो। ये जो सेंट्रल अमेरिका होता है यहाँ पे मिल्पा होगा, मिल्पा, ठीक है, जो केंद्र अमेरिका दिख रहा है ना, यहाँ पे मिल्पा होता है, ये वाला मिल्पा होता है सेंट्रल अमेरिका में। झूमिंग होता है नॉर्थ स्टेट्स ऑफ इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ स्टेट में झूमिंग प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा बात होता है क्या है कि लदांग इंडोनेशिया में किया जाता है, ये जो है इंडोनेशिया का पार्ट लदांग, और मलेशिया में भी होता है ऐसा प्रैक्टिस। इंटेंसिव में क्या है कि यहाँ पे सीजन के वाइज में दो तरह की चीज़ें होंगे, एक होता है कि धान का कल्टीवेशन, दूसरा होता है जो क्रॉप पैडी के अलावा होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें लैंड होल्डिंग बहुत कम होता है, किसमें, वेट पैडी कल्टीवेशन में। और यहाँ पे जो यील्ड पर यूनिट एरिया होता है वो भी ज़्यादा होता है, राइस क्रॉप का डोमिनेशन होता है इधर ज़्यादा। फिर हम अगर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे पैडी के अलावा बाकी क्रॉप्स सभी ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो वीट, सोयाबीन, बार्ली, सोरगम, ये सारे आएंगे। खरीफ रबी क्रॉप की तरह डिवीजन किया हुआ है यहाँ पे भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। ओके, यहाँ पे मशीनरी बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल लेबर, जो लेबर होते हैं वही खुद सब काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे इरिगेशन लगता है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, देखो राइस का, सब कुछ मैन ही करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मशीनरी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना कि इसमें होता है। जब हम वीट कल्टीवेशन में इरिगेशन ऑफन यूज़ करते हैं, हम मेथड्स थोड़े चेंज होते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या है, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल सब मिलेगा। बड़े बड़े स्टेट में होते हैं ये, है ना। और क्या होगा कि जो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया जाता है, ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या, लार्ज स्टेट होना चाहिए, बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन होना चाहिए, एक क्रॉप का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, चीप लेबर और अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के लिंक, जिससे कि स्टेट को फैक्ट्रीज के साथ कनेक्ट किया जा सके और मार्केट में कनेक्ट किया जा सके, ताकि इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को हम यूज़ कर सकें। फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड कोकोआ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका। कोकोआ और कॉफ़ी का शुरुआत जो है वो फ्रेंच ने शुरू किया था। ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में चाय की गार्डन करना शुरू की, श्रीलंका में भी रबर प्लांटेशन भी शुरू हुआ, मलेशिया में शुगर केन, बनाना प्लांटेशन भी शुरू हुआ वेस्ट इंडीज़ में। और ये स्पेनिश अमेरिकन्स क्या करते थे, कोकोनट शुगर केन कल्टीवेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे। एक बार जब डच का अपना मोनोपोली हो गया इंडोनेशिया में, तो कुछ ब्राज़ील में जो फेजेंडा मिले थे वो आज भी
यूरोपियंस ही कंट्रोल करते हैं। ये ओनरशिप गवर्नमेंट के पास चला गया था। हाँ, आज जो ओनरशिप है ज़्यादातर प्लांटेशन का, वो गवर्नमेंट के हाथ में या कंट्री के नेशनल के पास में। ये देखो एक्सटेंसिव, ये सेमी एरिड लैंड में होता है, ठीक है, मिड लैटिट्यूड्स के इंटीरियर पार्ट में, थोड़ा सूखा सूखा जगह में होगा। वीट एक मुख्य क्रॉप होता है यहाँ पे। दूसरे क्रॉप्स भी आपको मिलेंगे, जैसे है कॉर्न, बार्ली, ओट्स, राई, है ना। कॉर्न, बार्ली, ओट्स, राई ये भी ग्रो किए जाते हैं। फार्म का साइज बहुत बड़ा होता है। प्लगिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जितना कल्टीवेशन का इंटायर ऑपरेशन यहाँ पे मैकेनाइज्ड होता है। बहुत कम प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। कम प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोडक्शन का जो एरिया है वो कम होता है, लेकिन पर पर्सन हाई यील्ड होता है। इस तरह के एग्रीकल्चर जनरली यूरेशियन के स्टेपीज में देखने को मिलेगा, है ना। कनाडा में मिलने को मिलेगा, इधर ऑस्ट्रेलिया के डाउन में देखने के लिए मिलेगा, पंपास में देखने के लिए मिलेगा, कुछ साउथ अफ्रीका का जो वेल्ड्स है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे होते हैं। अभी देखो मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और जो पार्ट्स ऑफ यूरेशिया है और सदर्न कंटिनेंट्स के जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स है वहाँ पे मिलता है। ये फार्म्स बहुत ही मॉडरेट होते हैं। इनके साथ वीट, बार्ली, ओट, फॉडर और जो रूट क्रॉप्स है ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। क्रॉप को रोटेशन करना, उसका इंटरक्रॉपिंग करना, ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। कभी कभार जो एनिमल्स का भी अगर कोई इधर फार्मिंग हो तो एनिमल्स का भी एम्फेसिस क्या करेगा, क्रॉप के साथ अलॉन्ग ज़्यादा इनकम देने की कोशिश करता है। मिक्स फार्मिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़रूरत होती है। मैं ये वाली बात बता दूँ आपको। फार्म मशीनरी के ऊपर बहुत एक्सपेंडिचर लगता है, बिल्डिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर लगता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर एक्सटेंसिव यूज़ करना पड़ता है। फार्मर के अंदर स्किल होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए। डायरी फार्मिंग क्या है कि ये मिल्च एनिमल का सबसे एफिशिएंट टाइप है रियरिंग का। ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है। यहाँ पे सारे फॉडर, फीडिंग, सारे मेथड्स, मशीन्स होते हैं, जिससे कि डायरी फार्मिंग के कॉस्ट को ऐड करता है। सारे कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर और बाकी सारे वेटनरी सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये हाईली लेबर इंटेंसिव होता है। इसमें क्या है ना, फीडिंग और मिल्चिंग में एक ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे कोई भी ऑफ सीज़न नहीं रहता साल में। क्रॉप रेजिंग के टाइम पे जो हुआ कि जनरली अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर के पास होता है, जो कि ताज़े दूध के लिए एक मार्केट प्रोवाइड करता है, डायरी प्रोडक्ट्स के लिए प्रोवाइड करता है ना। मैंने अंडरलाइन पहले से किया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पैस्चराइजेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस, these have increased the duration of the storage of the various dairy products। और इससे क्या हुआ था कि ये सारे प्रोसेस क्या किए थे, अलग अलग डायरी प्रोडक्ट्स के स्टोरेज को बढ़ाने लगे धीरे धीरे। ठीक है, अब बताओ मुझे कि डायरी फार्मिंग में कौन कौन से एरिया आएंगे। ठीक है, कहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। अब है देखो, जैसे भूमध्य में मेडिटेरियन में एग्रीकल्चर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि मेडिटेरियन का नाम भी जब हम लेते हैं ना, ये वाला एरिया, इधर क्या है कि ग्रेप कल्टीवेशन ज़्यादा होता है ना। विटीकल्चर ज़्यादा प्रैक्टिस होता है यहाँ पे। इधर वाइन प्रोडक्शन भी होता है, शराब वराब, जो दुनिया भर की जो फेमस जो वाइन होती है वो यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलेंगे आपको, कुछ रेजिन, करेंट, सभी कुछ होता है। अलग अलग फ्लेवर के वाइन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, चाहे वो रेड वाइन हो या चाहे जो भी हो। ओके, मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर में क्या हुआ कि मार्केट गार्डनिंग में हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए। फार्म्स बहुत छोटे होते हैं और वहीं पे लोकलाइज्ड होंगे जहाँ पे अच्छे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। किसके साथ, अर्बन सेंटर के पास, जहाँ पे हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर लोकेटेड होते हैं। इस तरह के एग्रीकल्चर जनरली क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में हम प्रैक्टिस करते हैं।
नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में ये प्रैक्टिस होता है, मेडिटेरियन रीजन में कुछ प्रैक्टिस होता है। यहाँ पे टुलिप्स ग्रो किए जाते हैं, टुलिप्स का जो फ्लावर होता है ना, उसके लिए यहाँ पे फेमस है। और ये पता है कहाँ पे होता है? नेदरलैंड्स में। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, बहुत फेमस है उस चीज़ के लिए। जो रीजन जहाँ पे फार्मर्स सिर्फ वेजिटेबल्स में माहिर हैं, उसमें प्रोडक्शन में माहिर है, तो वो ट्रक फार्मिंग होगा। अभी जैसे देखो कोऑपरेटिव फार्मिंग भी आता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या हो गया कि जो अपने रिसोर्सेस को बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाते हैं, प्रॉफिटेबल फार्मिंग बनाते हैं। इंडिविजुअल फार्मर्स कंटैक्ट रहते हैं। फार्मिंग भी एक क्या करता है कि इस तरह के कोऑपरेटिव फार्मिंग से क्या होता है ना कि फार्मर्स को मदद मिलता है सारे इनपुट्स ऑफ फार्मिंग को अडॉप्ट करना और सारे प्रोडक्ट को एक अच्छे टर्म्स पे सेल करना, जिससे कि क्वालिटी प्रोडक्ट को वो सस्ते दाम पे सेल कर सके, उसका प्रोसेस कर सके। ठीक है, सेंचुरी पहले इस तरह की चीज़ें ओरिजिनेट हुई थी और ये बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में सक्सेसफुल हुए थे, जैसे कि डेनमार्क है, नेदरलैंड है, बेल्जियम है, स्वीडन है, इटाली है, एक्सेट्रा। और ये मूवमेंट इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए कि हर मेंबर आज कोऑपरेटिव का मेंबर है। मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था इस चीज़ के लिए, ये भी इतना आसान नहीं था। कलेक्टिव फार्मिंग है ना, ये देख लेना आप लोग, है ना। लेकिन मेन जो फार्मिंग के जो टाइप्स थे वो हमने आपको बताए। अभी देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। कौन सा प्लांटेशन क्रॉप यहाँ पे नहीं है? कॉफ़ी, शुगर केन, जो रबर है, ये सभी है, लेकिन वीट नहीं है। ठीक है। In which of the following countries cooperative farming was the most successful experiment? किस कंट्रीज में कोऑपरेटिव फार्मिंग का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था? किधर फेमस हुआ था? रूस में हुआ था या कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे ज़्यादा फेमस हुआ था? डेनमार्क में या नेदरलैंड में? किधर? कहाँ पे इतना सक्सेसफुल हुआ था इस चीज़ के बारे में अभी हम लोग देखा ना, कहाँ पे हुआ था? डेनमार्क में हुआ था। ठीक है, डेनमार्क में, ये मेंशन किया हुआ है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था डेनमार्क में। हुआ तो चारों देश में ही है, डेनमार्क में भी हुआ है, नेदरलैंड्स में भी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर कहीं पे हुआ है तो डेनमार्क में हुआ है। अभी देखो, अच्छा, फ्लावर के ग्रोइंग को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। किस तरह के कल्टीवेशन को हम लोग? ये फ्लोरिकल्चर। यूरोपियन कॉन्सिस ने जो किस तरह के कल्टीवेशन इन्होंने डेवलप किए? प्लांटेशन किए थे। एम आई राइट? प्लांटेशन किए हुए थे ना? ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन कल्टीवेशन नॉट प्रैक्टिस? कहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता? इधर प्रैक्टिस नहीं किया जाता। साइट्रस फ्रूट आपको मेडिटेरियन से मिलेगा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हम किसको बोलते हैं? जो कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। कौन से मोनोकल्चर को फॉलो नहीं करता है? वो ये है मिक्स्ड फार्मिंग। अब ये क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि डायरी फार्मिंग कहाँ पे होता है वो मुझे लिख के बताना। और हाँ, और एक रीज़न है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का जो नेम है अलग अलग कंट्री में, वो मेंशन करके बताना आप कि अलग अलग देशों में किस किस नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। प्लीज़ मेंशन इट ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। ओके, गुड बाय।